हेलो एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु। आप सभी का स्वागत है। आज हमारा है सेकंड क्लास डेली न्यूज़ एनालिसिस का। हमारा सेकंड क्लास है एंड दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी खुशबू एंड आई एम रियली 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 वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। बहुत 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 शुक्रिया इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देने के लिए, जो कि पहली क्लास पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिला है। उस चीज़ के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज क्लास। एंड हाँ, ये क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत ही एक अच्छा सा न्यूज़ है एक्चुअली आप सभी लोगों के लिए। देखिए, एक सवाल रहता है हम सभी के माइंड में कि ठीक है, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं और एनसीईआरटीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। वी नो दिस थिंग दैट एनसीईआरटीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू कवर दिस थिंग एंड उससे भी पहले रहता है व्हाई टू कवर एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज कवर करना ही क्यों है, करना है तो क्यों करना है तो फिर कैसे करना है, हाउ, कैसे कवर करना है, इससे नोट्स बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं। ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं हमारे दिमाग में, वो सारी चीजों को आंसर करेगा कल का मेरा लाइव सेशन, लाइव डेमो सेशन, जिसमें कि मैं आपको एनसीईआरटीज की इंपॉर्टेंस बताऊंगी उस पर्टिकुलर क्लास में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटीज के स्पेसिफिक कोई जो चैप्टर्स लेकर के आई विल बी टेलिंग यू ऑल्सो कि हमको पढ़ना कैसे है, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, दैट आई विल एक्सप्लेन। राइट, सो डू कम ज्वाइन। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप हमारा अपना प्लेटफॉर्म है तथास्तु का, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू एंड लेट्स मीट टुमारो एट 10:30 AM। आप जो है 10:30 बजे मेरी क्लास देख सकते हैं। तो आज जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में, उसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा रेफ्यूजीज से रिलेटेड। द हिंदू के सारे हैं ये, रेफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज। कि जो रेफ्यूजीज हैं वो एक तरीके से एसेट्स होते हैं जिस भी नए कंट्री में वो जाते हैं। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए आर्टिकल को कवर करने का? सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये रेफ्यूजी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्यूजीज। सबसे पहले जो है यही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए। चलो, सो लेट्स गेट सी एक्चुअली लेट्स चेक दिस आउट कि ये रेफ्यूजीज जो है इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम कभी भी किसी डेफिनेशन की जब बात करते हैं तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन उस चीज का होना चाहिए, राइट। कोई अकॉर्डिंग टू यूएन और एनीथिंग, जो भी वो वर्ड है वो किस चीज से रिलेटेड हो सकता है एंड उसका स्पेसिफिक कौन सा जो डेफिनेशन है जो कि मोस्ट वैलिड माना जाएगा, वो डेफिनेशन को आपको जानना है, ठीक है। तो रेफ्यूजीज आर्टिकल 1 जो कि 1951 यूएन कन्वेंशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यूएन कन्वेंशन में जो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है वो है owing to well founded fear of being persecuted। these words are very important। ये जो मैं वर्ड्स बता रही हूँ ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or that of a political opinion is outside the country। The people who are outside the country because of all these reasons, any of these reasons of his nationality and is unable or owing to such fear is unwilling to avail himself of the protection of that particular country। तो कोई भी ऐसा पर्सन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है यूएन के अकॉर्डिंग, ठीक है, यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है इसका ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई भी मतलब ऐसा कोई पर्सन, हम एक ही पर्सन को लेकर के बात करते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बेसिकली उसको किसी तरह का कोई खतरा है, राइट, कोई खतरा है, उसको खतरा किन रीजंस की वजह से हो सकता है, उसके रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर किसी वो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है उस वजह से, या फिर कोई उसका कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है
जिसकी वजह से वो अपनी ही कंट्री में वो नहीं रह पा रहा है, ठीक है, उसको भाग करके दूसरे कंट्री में रहना पड़ रहा है, उसको असाइलम वहां पे लेना पड़ रहा है, वहां पे वो जा रहा है, राइट। सो वो अपनी कंट्री में सेफ नहीं है, ही इज having that he or she is having that kind of fear कि persecute हो सकते हैं करके, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से वो जो है दूसरी जगह पर जाकर के दूसरी कंट्री में रह रहा है फॉर हिज और हर प्रोटेक्शन, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके की चीज कर रहा है, राइट। तो वो जो पर्सन होगा वो दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ रेफ्यूजी, उसको हम क्या कहेंगे, रेफ्यूजी कहेंगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए था कि रेफ्यूजी का डेफिनेशन क्या है, राइट, वी गॉट दिस थिंग। इंडिया में रेफ्यूजीज की क्या संख्या है, उसमें किस तरीके से जो है नंबर ऑफ पीपल, हम किस तरीके से जो रेफ्यूजीज हमारे कंट्री में कितना उनका जो है एक तरीके से बाहर से आ रहे हैं इन द सेंस। सो 2017 में जो था वो एक तरीके से डिक्लाइन देखा गया था रेफ्यूजीज में, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। 2018 से कंपैरेटिवली, ये 2017 के कंपैरेटिव 2018 में जो है डिक्लाइन देखा गया था। 19 में जो है उस टाइम भी डिक्लाइन था, लेकिन 2020 में जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है रेफ्यूजीज के नंबर में। एंड 2020 के कंपैरेटिव 2021 में ये जो इंक्रीज हुआ है 8.72%, सो इतने जो है पीपल दे एंटर्ड ओवर हियर इन इंडिया, मतलब इतना जो है नंबर बेसिकली हो गया है रेफ्यूजीज का, एंड इट इंक्रीज्ड फ्रॉम, इट इज हाउ मच, 8.72% जो है इतना इंक्रीमेंट हो गया है, ठीक है, इतने नंबर ऑफ जो रेफ्यूजीज हैं वो और एड ऑन हो गए हैं। सो देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रेफ्यूजीज। अब ये डेटा है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज। अब बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो हमको पता भी नहीं रहती है, तो बैकग्राउंड में और भी रेफ्यूजीज होंगे, राइट। सो जो भी डेटा सामने रहती है उसके पीछे भी रहता है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको इसी डेटा से काम चलाना है, राइट, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सो ये मतलब उतना ज्यादा बैकग्राउंड वाली चीजें हमको तो मेंस में लिखनी नहीं होती है ना। ये जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को, इस डेफिनेशन को आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो, ओके। सो मेंस आंसर राइटिंग में जो है आप उसको बेसिकली यूज कर सकते हो। अब एक बार हम देख लेते हैं पहले कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो है वो दिया क्या है, इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बात करी गई है। तो इसमें मोटा मोटा ये बात कहा गया है कि हमको रेफ्यूजीज के जो एक एसेट्स के तौर पे देखना चाहिए, ना कि हमको बोझ के तौर पे देखना चाहिए। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि रेफ्यूजीज के साथ लोग जो हैं बहुत गलत तरीके से बिहेव करते हैं। सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू अवॉइड, राइट। ऑनरिंग रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, सो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि जो रेफ्यूजीज हैं वो ऑलरेडी परसिक्यूटेड है, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप उनको जो है थोड़ा प्यार से डील करो, है ना, ऑनर दो। सो कमेमोरेटिंग द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे एज अ ट्रिब्यूट टू द करेज and resilience of the 103 million individuals affected by the forced displacement due to conflicts and that of the unrest worldwide। 103 million पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस्ड है, वो अपनी जगह को, अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी और जगह पे जा करके रहने के लिए मजबूर है, ऐसे लोग हैं। तो हमको बेसिकली उनको ट्रिब्यूट देना चाहिए, हमको बेसिकली उनको एक तरीके से एनकरेज, मतलब उनको खुश रखना चाहिए बेसिकली कि उन्होंने जो है इतनी हिम्मत करी कि अपने देश को छोड़ करके पूरा एक नई शुरुआत करने के लिए वो दूसरे देश में जा करके रह रहे हैं करके, ठीक है। एंड वी आर सपोज टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन स्टोरीज ऑफ लॉस एंड शैटर्ड ड्रीम्स बिहाइंड द स्टैगरिंग फिगर्स। तो बेसिकली क्या है, जो भी ये बेचारे जो लोग हैं, जो इनकी लॉस होती है एंड प्लस इनके जो सपने होते हैं, अब जैसे बाढ़ आता है,
राइट, ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपन्स, उनके जितने, अब जैसे हमारे ये सर्टिफिकेट्स हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक ज़माने से इकट्ठा कर रहे होते हैं, बहुत सारी ट्रेजर्स होते हैं हमारे लिए, जो हमारे लिए मेमोरीज होती हैं, फोटोज़ ही हो गए एक तरीके से मेमोरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो मुझे सर्टिफिकेट्स ही लगते हैं जब भी फ्लड्स आते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो बह गए, अब उन सारी चीज़ों को आपको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, एंड दैट ऑल्सो, उसको वापस लेने में जो है, इन द सेंस कि आपको उसको दोबारा जो है चाहिए वो सर्टिफिकेट्स को, तो उसको आपको प्रॉपर प्रोसीजर सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट इफ कि इस टाइप की चीज़ आपके साथ हुई है कि आपका सारा घर, सारी चीज़ें जो हैं चली गई, यू डोंट हैव एनीथिंग, एंड यू आर लाइक कि कहाँ जाए, क्या करे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है करके। सो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा चीज़ें, तो आप जो है भाग करके अपनी जान बचाने के लिए कहीं और जा रहे हैं, एंड वहां से एकदम स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनीथिंग। आप अपना एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें आप, यू कैन नॉट प्रूव ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट होता है रेफ्यूजीज के लिए बेसिकली ये सारी चीज़ें करना, कि एकदम स्क्रैच से आपको सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। एंड इमेजिन अबाउट दोज पीपल जिनकी अपनी एक फैमिली है, वो पूरी फैमिली के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उनको अपनी फैमिली का पेट भी पालना है, तो उनके लिए और ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है। तो वी आर सपोज टू रिकग्नाइज दीज पीपल एंड हेल्प। Collective responsibility and empathy, we are supposed to show some empathy towards these people, which is very important. We need to promote solidarity between the communities and reflecting on the importance of welcoming refugees and the displaced persons. So this is a really very good point that we are supposed to do these kind of things, otherwise यू नो जो एक ह्यूमन नेचर होता है एक दूसरे को हेल्प करना, बेसिक चीज़, सो ऑब्वियसली बात है वी आर सपोज टू डू दैट। सो एक एम्पैथी जो है आपको शो करने की ज़रूरत है। सो दिस इज बेसिकली एक तरीके से आपको जो है इस आर्टिकल में ये पॉइंट्स कह रहा है, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, चैलेंजेस ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या है इसके पीछे के। सो हाईलाइटिंग ऑनगोइंग वॉर्स इन यूक्रेन, म्यांमार, सूडान एंड प्रोट्रैक्टेड सिचुएशंस इन अफगानिस्तान एंड सोमालिया, ये सारे जो कंट्रीज हैं यहाँ पे रेफ्यूजीज की सीन एक्चुअली क्रिएट हो रही है, एंड दीज कंट्रीज आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, म्यांमार में अलग ही इशू चल रहा है, सूडान का अलग ही है, टेररिज्म एंड ऑल, अफगानिस्तान में भी जो है तालिबान की वजह से एंड पहले जितनी भी सिनारियो हुआ है उसकी वजह से वहां पे भी प्रॉब्लम्स है, सोमालिया में भी चीजें चल रही है, एंड जितनी इतनी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो पॉवर्टी भी बहुत, इकोनॉमी हर्ट होती है, पॉवर्टी इंक्रीज होता है, गरीब हो रहे हैं लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि इकोनॉमी उतनी बेटर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको जो है अपना पाथ चेंज करना पड़ता है, दे नीड टू गो समवेयर एल्स वेयर दे कैन फाइंड समथिंग बेटर फॉर देम, एंड जहां पे लगता है कि उनकी जिंदगी थोड़ी बेटर हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है बेसिकली चैलेंज है, यूक्रेन, म्यांमार, सूडान, अफगानिस्तान, सोमालिया जैसे जो प्लेसेस है जहां पर अभी जो कंडीशन है बहुत ही खराब है, राइट, जिसमें कि सीरिया भी इनको जो है बेसिकली मेंशन करना चाहिए था। दूसरा जो है एक्नॉलेजिंग डिस्प्लेसमेंट चैलेंजेस, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उस चीज को भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है, स्पेशली दैट ऑफ द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है, विद इंडिया होस्टिंग अराउंड 250,000 forcibly displaced persons. India is itself facing the refugees issue over here, क्योंकि जो सराउंडिंग है म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से भी जो है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं एंड अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, राइट। सो दीज पीपल आर बेसिकली कमिंग ओवर हियर इन इंडिया। सो इंडिया इज इटसेल्फ having hosting these many people जो कि forcibly displaced हो चुके हैं from their respective countries. So this number is good for you. Gracious support and the assistance are very much important. So whenever you are hosting these refugees, you are supposed to show some empathy. You are supposed to generously host and assist these refugees, asylum and these refugees and that of the asylum seekers. You need to do all these things. तो एक तरीके से आपको ये बता रहा है कि आपका जो, आपको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए इनको,
ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मोटा मोटा जो है इस आर्टिकल में यही चीजें बेसिकली आपको बता रहा है कि इतने सारे जो है फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं जो कि इंडिया में है, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है यहाँ पर भी इश्यूज जो है वो फेस हो रही हैं। यूक्रेन, म्यांमार, सूडान एंड जो दूसरे स्टेट्स हैं, जैसे दूसरे कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान एंड सोमालिया, तो यही सारी कंट्रीज जो है रेफ्यूजीज की इशू जो है वो फेस कर रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि रेफ्यूजीज जो है बेसिकली दे वांट अपॉर्चुनिटीज दोज अपॉर्चुनिटीज व्हिच दे डिडंट गेट इन देयर ओन होम। उनकी जो खुद की कंट्री थी वहां पर बेसिकली जो है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है एंड उनके साथ हमेशा गलत हुआ है। तो पूरा ऑल इन ऑल एक तरीके से उनसे रिलेटेड जो है कंसर्न यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या काम करना था इस आर्टिकल से रिलेटेड, मैंने आपको एक मोटा मोटा बात समझा दिया कि इस आर्टिकल में क्या है। तो एज सच बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि रेफ्यूजीज जो है वो बेसिकली कौन होते हैं, उनका डेफिनेशन हो गया। अब जो है इंडिया में नंबर्स बेसिकली कितने होते हैं वो चीज जो है ये देख लिया कि किस तरीके से डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ नंबर्स यहाँ पर इंडिया में। नेक्स्ट आता है कि इनसे रिलेटेड क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, तो UNHCR है, UN की है ये। ओके, तो ये जो कमीशन है बेसिकली दिस इज डेडिकेटेड टू दी रेफ्यूजीज ओनली। ये जो कमीशन है ये रेफ्यूजीज को ही डेडिकेटेड है। सो द UN रेफ्यूजी एजेंसी वर्क्स टू श्योर दैट एवरीबडी हैज द राइट टू सीक असाइलम। कोई भी ऐसा पर्सन जो है वो असाइलम चाहता है किसी जगह पे तो उसके पास ये हक हो कि उसको असाइलम मिले। ओके, एंड फाइंड सेफ रेफ्यूज ओवर समवेयर एल्स। अपना जो घर है, अपनी जो कंट्री है वो छोड़ करके जिस भी देश में जाकर के रहना चाहता है या फिर किसी और देश में जाकर के रहना चाहता है जहां पर कि उसकी सुरक्षा की ये चीज रहे कि हाँ वो सुरक्षित रहेगा, तो उसको वो जगह मिले, उस चीज को ये एक तरीके से इंश्योर करता है, सिक्योर करता है कि हाँ आपको जो है मतलब सेफ जगह मिलेगी जहां पर कि आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। सो बेसिकली हैविंग दिस पर्टिकुलर पर्सन whoever is seeking the asylum is having fled violence, persecution or war at their home। किसी भी तरह का जो सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको जो है अपना घर छोड़ करके कहीं और जाना पड़ रहा है, तो उस चीज को इंश्योर करता है ये जो कमीशन है रेफ्यूजीज को डेडिकेटेड। अब ये इससे रिलेटेड जो है कुछ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना है इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड इसको एस्टैब्लिश किया गया था ये जो द्वितीय वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था उसके बाद, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं एंड उस प्रॉब्लम को जो है फिर सुलझाने का काम करने का सोचते हैं कि चलो ठीक है कुछ सुलझा देते हैं। बहुत सारी चीजें हो गई, ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से है, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए, चलो अब इनको जो है थोड़ा सुरक्षित जगह भी प्रोवाइड किया जाए तो प्रॉब्लम भी हम ही क्रिएट करेगा, सोल्यूशन भी हम ही दिखाएगा। ये वेस्ट वाले जो है वैसा ही काम करते हैं। खैर, सो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यूरोप में, उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हुए थे, मास डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो उन लोगों की सुरक्षा के लिए, उन लोगों की बेटरमेंट के लिए ये जो कमीशन है इसको बैठाया गया था एंड इट हैज प्रोवाइडेड रिलीफ टू रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी जगहों पे जो है इन्होंने बेसिकली रिलीफ पहुंचाया है रेफ्यूजीज और जो डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनको। इसके अलावा ये है कि ये ऑर्गेनाइज कराते हैं नोबेल पीस प्राइज फॉर पीस ट्वाइस इन 1954 एंड 1981। बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको पीस प्राइज मिली है बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क। 1954 में एक बार इनको मिला है और दूसरी बार जो है 1981 अपने आप को ही जो है प्राइज भी दे दी है। खैर, 1951 में The 1951 Refugee Convention serves as the chief legal document governing the work of the UNHCR। ये जो कमीशन है इसका जो लीगल डॉक्यूमेंट है, it has been done in this under this thing
1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन जो है, इसके अंतर्गत ये चीफ लीगल डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली वो बनाया गया था, जो कि इसको लीड करता है कि किस तरीके से, मतलब गवर्न करता है इसके काम को कि कैसे क्या करना है। ये जो कमीशन है इसमें टोटल 135 जो कंट्रीज है ये ऑपरेट, ये इन 135 देशों में ऑपरेट करता है, ठीक है, 135 देशों में ये ऑपरेट करता है। एंड इसकी ऑफिस न्यू दिल्ली में है, चेन्नई में भी है, एंड ये दोनों ही जगह पे 1981 से इसकी ऑफिसेज यहाँ पर है। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है, ठीक है, क्यों बन जाता है? बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंट्रीज वी हैव अराउंड अस, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, ये जो इस टाइप की कंट्रीज हैं, तो इनकी वजह से जो है इंडिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज लॉट्स ऑफ रेफ्यूजीज कम ओवर हियर इन इंडिया। अभी रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले जो है म्यांमार में जो सीन हुआ था, तो वहां से बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर, या वहां से इंडिया में आए थे, वहां से बहुत सारे जो लोग हैं बांग्लादेश गए थे, फिर बांग्लादेश से यहाँ पर आ गए थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इंडिया एक हॉट बेड है एक तरीके से रेफ्यूजीज के लिए। सो हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज लीड्स द UNHCR विच इज द पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA। अब बात आती है कि क्या इंडिया के पास कुछ ऐसी कोई पॉलिसी है जो कि रेफ्यूजीज से रिलेटेड है? कोई ऐसी पॉलिसी इंडिया से रिलेटेड, मतलब इंडिया में कोई पॉलिसीज है रेफ्यूजीज के लिए? तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहली बात तो जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए वो ये है कि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन, ठीक है, इंडिया पार्टी नहीं है इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के, right? So it is not a party of the 1951 refugee convention and its 1961 protocol, right? तो बेसिकली ये दोनों का ही जो है इंडिया पार्टी है ही नहीं, राइट? So, however, India has led a stellar record on the issue of refugee protection, and India has moral tradition for assimilating foreign people and that of the culture also. India का हमेशा obviously बात है, ठीक है, हमने जो है इसको साइन नहीं किया है, इसको भी नहीं साइन किया है, ठीक है, बट स्टिल वी हैव द कमीशन ओवर हियर। कमीशन जो है यहाँ पर बैठती है, न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है, चेन्नई में इनका ऑफिस है, राइट? नहीं है उसके बावजूद जो है हमने इनको फ्री हैंड दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया का जो एक तरीके से कल्चर ही हमेशा से रहा है कि अगर हमको किसी को जो है बचाने का है तो हम जो है असाइलम देते हैं, राइट? सो ट्रेडिशनली बेसिकली हम इस तरीके का काम करते आए हैं। तो इस वजह से अगर देखें फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इटसेल्फ, राइट, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इटसेल्फ, बट लेकिन हमारा जो रिकॉर्ड रहा है रेफ्यूजी के प्रोटेक्शन को लेकर के, तो वो भी काफी हद तक अच्छा रहा है। ओके, Foreigners Act 1946, it fails to address the peculiar problems faced by refugees as a class. So Foreigners Act 1946 जो है उसमें बेसिकली जो रेफ्यूजीज की इशू है उसको यहाँ पर डील नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर ये पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी फॉरेनर जो फॉरेन सिटीजन है उसको डिपोर्ट कर सके। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ ऐसा है करके, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का आर्टिकल रहा है हमारा। राइट, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, ठीक है, लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी, इन तीनों ही चीज की मेंशन है ह्यूमन बीइंग्स के रिलेटेड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जो 1996 का केस था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन्हों इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाइल ऑल राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजन्स, persons including foreign citizens are entitled to the right to equality and the right to life among others, ठीक है, बहुत सारी जो फ्रीडम्स है, बहुत सारे जो राइट्स हैं वो अवेलेबल है इंडिया के
जो सिटीजन्स हैं उनको। अपार्ट फ्रॉम दैट जो राइट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे राइट्स भी जो हैं वो फॉरेन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दोनों को ही अवेलेबल हैं, जिसमें कि राइट टू इक्वालिटी आती है और उसके अलावा आता है राइट टू लाइफ। कोई अपनी जीवन बचाने के लिए भाग करके अगर आपके पास आया है तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते हो उसको कि तुम नहीं चले जाओ वापस मरो। ओके, दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमेन। सो बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कहा। अब आता है आर्टिकल हमारा जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है हर किसी का, और वो है आर्टिकल 21। ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये कहता है इट एनकम्पासेस द राइट ऑफ नॉन रिफॉल्मेंट। नॉन रिफॉल्मेंट इज द प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल लॉ विच स्टेट्स दैट अ पर्सन फ्लीइंग परसिक्यूशन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे डेफिनेशन में भी ये चीज दिया हुआ था रेफ्यूजी के। द पर्सन fleeing persecution from his own country should not be forced to return to his own country. So आर्टिकल 21 में ये चीज भी इनहेरिटेड है, मतलब इनहेरिटेड नहीं, ऑलरेडी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें है ये चीज कि अगर कोई पर्सन जो है वो भाग करके आपके पास आया हुआ है एंड आप जो है उसको भेज रहे हो, उसको डिपोर्ट करने की सोच रहे हो एंड उसके जान को वहां पे खतरा है, राइट। सो जो राइट टू लाइफ वाली जो चीज है वो खतरे में है, तो इसलिए यू कैन नॉट डू दैट। सो बेसिकली यहाँ पर जो रेफ्यूजी है उसका एक तरीके से राइट की बात यहां पर कही जा रही है। ठीक है, नॉन रिफॉल्मेंट इज द प्रिंसिपल अंडर इंटरनेशनल लॉ विच स्टेट्स दैट अ पर्सन फ्लीइंग परसिक्यूशन, a person fleeing persecution from his own country should not be forced to return to his own country. So जो अपने ही देश से भाग करके आपके पास आया हुआ है, आप उसको वापस जो है वो नहीं भेज सकते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो गई जो आपको याद रखने की जरूरत है, तो एक बार वो हम फिर से देख लेते हैं बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो है कि ये जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का और 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसमें इंडिया पार्टी नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 जो है वो एक तरीके से रेफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम है उसको डील नहीं करता है, क्योंकि इसमें पावर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये डिपोर्ट कर सकता है किसी भी फॉरेन सिटीजन को, तो इस वजह से ये रेफ्यूजी वाला जो प्रॉब्लम है उसको डील नहीं करता है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज में क्या कहता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत ही एकदम आराम से इस चीज को उन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बात कही है कि कोई भी सिटीजन अगर आपके पास आता है साइलम के लिए अपनी जान बचा करके, तो यू कैन नॉट सेंड दैट पर्सन बैक। हमारा आर्टिकल 21 भी जो है वो इसी चीज के बारे में बात करता है, राइट। सो जो बेसिकली हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो सिटीजन्स की राइट है राइट टू लाइफ वाली, तो फॉरेनर्स को भी वो जो राइट है बेसिकली राइट टू लाइफ वाला जो सिचुएशन है वो उनके लिए भी है ना। ऑब्वियसली बात है, जीवन हर किसी का इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पेज। नाउ आता है 1951 रेफ्यूजी जो है कन्वेंशन। बार बार आप ये सुन रहे हैं कि 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन इंडिया पार्टी नहीं है। ये है क्या बेसिकली, है ना, ये किस चीज ये बला जो है वो क्या है ना, ये चीज है। तो लेट्स सी दैट ये क्या है। तो ये जो कन्वेंशन है ये एक यूएन ट्रीटी है जो बेसिकली डिफाइन करता है कि रेफ्यूजीज कौन होते हैं, एंड इट एस्टैब्लिशेस द राइट्स ऑफ सच पर्सन्स एंड ऑल्सो ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड असाइलम। ये डिफाइन करता है कि रेफ्यूजीज कौन है। उसके अलावा ये एस्टैब्लिश करता है कि जो पर्सन है भाग के आया है, कोई जो रेफ्यूजी है, कोई जो असाइलम लिया हुआ है, उसके कौन से राइट्स है। ठीक है, तो इन सारी चीज को जो है ये यहाँ पर बताता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो कन्वेंशन है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ओके, जो कि बताता है यूएनएचसीआर का क्या वर्किंग है, क्या वर्क है, बेसिकली ये चीज बताता है क्या काम है। It is also related to the convention relating to the status of refugees और that of the Geneva Convention, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल ओवर अगेन। ठीक है,
तो ये जो है बेसिकली इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको भी जेनेवा कन्वेंशन के जेनेवा जो कन्वेंशन है इसको वो भी कहा जाता है। It also talks about the responsibilities and legal obligations of countries that grant asylum status to the people. So it also tells कि क्या अगर किसी देश में, जिस भी देश में जो लोग असाइलम ले रहे हैं तो उनकी क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर इस कन्वेंशन में लिखी हुई हैं, इसमें एकदम क्लियर कट बताया गया है। इसमें ये भी चीज डिफाइन करी गई है कि कौन ऐसे लोग हैं हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द असाइलम स्टेटस, जैसे कि वॉर क्रिमिनल्स होते हैं। आप अपनी जान, आप ऑलरेडी बहुत, जैसे कि हिटलर की बात ले लीजिए, अब वो सोचे कि नहीं भैया हमको जाकर के जो है असाइलम लेना है ना, तो वो मतलब ऐसे पर्सन को असाइलम देने का क्या ही मतलब बनता है, राइट। तो वो वाली चीज हो गई यहाँ पे। ये चीज डिफाइन कर देना कि किसको हम बोलेंगे कि हाँ असाइलम देना चाहिए और किसको नहीं असाइलम देना चाहिए, दिस इज गुड थिंग, दिस इज क्वाइट गुड। This convention is the central guiding document of international refugee protection. रेफ्यूजीज की प्रोटेक्शन के लिए भी ये यहाँ पर जो है बेसिकली गाइड करता है कि क्या किस तरीके से कौन सी चीजें जो हैं वो बेसिकली करनी चाहिए। ये कन्वेंशन में ये भी डिफाइन किया गया है कि वो लोग रेफ्यूजी एज समवन हु इज अनेबल और अनविलिंग टू रिटर्न टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो इसमें ये भी पॉइंट कहा गया है कि जो रेफ्यूजीज हैं ये वो लोग हैं या तो वो जा नहीं सकते या फिर वो जाना ही नहीं चाहते हैं अपने देश में, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं उस देश में जाना ही नहीं चाहते। सपोज कि कोई पर्सन है वो सीरिया से भाग के आया है ना, सीरिया जैसी कंट्री से। अफगानिस्तान में रिसेंटली जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तो आप देख रहे थे लोग जो है प्लेन में टायर को पकड़े हुए हैं कि आई विल फ्ली फ्रॉम हियर, राइट। तो आप सोच लीजिए कि अब ऐसे लोग जो हैं वो भाग के गए हैं दूसरी कंट्री में, आप बोलोगे नहीं वापस जाओ, यू कैन नॉट से दैट, राइट। वो रेफ्यूजीज वो अपनी जान बचा करके आपके पास आए हुए हैं, राइट। सो एक तो होता है अनविलिंग और एक होता है अनेबल, दे कैन नॉट गो, वो भी एक सिचुएशन होती है, तो वो रेफ्यूज मांग रहा है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच हैज बीन डिफाइंड ओवर हियर। कन्वेंशन जो है इसमें ये चीज रहती है दैट द कन्वेंशन इज बोथ अ स्टेटस एंड राइट्स बेस्ड इंस्ट्रूमेंट। इस कन्वेंशन में जो है स्टेटस बता रहा है किसी पर्सन का, अपार्ट फ्रॉम दैट वो राइट भी बता रहा है बेसिकली, ठीक है। एंड इज अंडरपिन्ड बाय अ नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मोस्ट नोटेबली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, नॉन पीनलाइजेशन एंड नॉन रिफाउलमेंट। ये सारी चीजें जो है ये सभी चीजें इसमें बेसिकली बताई हुई हैं, ठीक है। द कन्वेंशन स्टिपुलेट्स दैट अ रेफ्यूजी शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बाय अ कंट्री फॉर इलीगल एंट्री। ऑब्वियस सी बात है ना। कोई ऐसा देश, ठीक है, सपोज दिस इज द बॉर्डर, ये ब्लैक लाइन जो है ये बॉर्डर है, इधर एक कंट्री है इधर एक कंट्री है। इस कंट्री में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस है, लोग जो है वो डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे जो है पहले कोशिश कर रहे हैं। फिर जब उनको लगा कि नहीं बच सकती है जान तो ये बॉर्डर क्रॉस करके जो है दूसरी जगह पे भाग जा रहे हैं, ओके। तो वो इलीगली एंट्री कर रहे हैं। तो जो इलीगली एंट्री कर रहे हैं आप उनको भी नहीं बोल सकते हो वापस जाओ करके, क्योंकि वो अपनी because those people are persecuted, they cannot go, it will create lots of problem for them, for their family. So ये भी एक केस है जो कि इस कन्वेंशन में बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें जो है वो बताई हुई है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारा एस्पेक्ट एक तरीके से रेफ्यूजी से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हैज अफेक्टेड द अर्थ टिल्ट। अब ये जो ग्राउंड वाटर है, अब ये अर्थ है, ठीक है।
सपोज ये जमीन है, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है वाटर था, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम होती जा रही है। अब इसकी कमी होने की वजह से जो है अर्थ के टिल्ट में फर्क पड़ रहा है। एवरीबॉडी नो, हर किसी को पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, राइट, हर किसी को पता है, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज है कि ये ग्राउंड वाटर की वजह से इसकी जो टिल्टनेस है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, उसके ऊपर जो है वो बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलो लेट्स सी दिस थिंग। सो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड द अर्थ एक्सिस टिल्ट। ग्राउंड वाटर जो है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो रहा है बाय द people are extracting at really very huge rate. So ये जो extraction है it has caused the earth's axis to tilt about 80 centimeter to the east. ये जो टिल्ट है, अर्थ की टिल्ट जो है वो बेसिकली ईस्ट की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है। ये जो अर्थ है वो बेसिकली टिल्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ। सपोज दिस इज वेस्ट, ठीक है, राइट, अर्थ इस तरीके से है, तो अब ये 80 सेंटीमीटर इधर की तरफ मूव कर गया है, टिल्ट कर गया है, किस साइड, ईस्ट की तरफ जो है ये टिल्ट कर गया है। सो ग्राउंड वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम द अर्थ। ग्राउंड वाटर जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा अर्थ से जो है वो निकाला जा रहा है, हर किसी को पता है, फॉर द खेती पर्पस, एग्रीकल्चर के पर्पज से जो है ये सारी चीजें हो रही हैं। एंड बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे भी हम काफी ज्यादा जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाटर, एंड दिस इज व्हाट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस। बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। द अर्थ एक्सिस वॉबल, हिलना, ठीक है, सो दैट इज द वॉबल। So unlike fixed axis, the earth axis wobbles due to the various factors. अर्थ का एक्सेस जो है वो बेसिकली वॉबल करता है एंड उसके पीछे जो है बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो आ जाता है द रोटेशनल पोल ऑफ द अर्थ टेंड्स टू वॉन्डर इन अ सर्कुलर पाथ। जो इसका रोटेशनल पोल है वो एक तरीके से सर्कुलर पाथ में घूमता है। उसके अलावा वेदर, सीजनल चेंजेस, मोल्टन कोर एंड पावरफुल हरिकेन्स, ये सारी चीजें जो है अर्थ के हिलने डुलने पे जो है बेसिकली इम्पैक्ट करती हैं, है ना। हरिकेन्स वही बेसिकली साइक्लोन जो इतनी स्पीड में घूमते हैं उसका भी असर पड़ रहा है। अर्थ का जो अंदर मोल्टन कोर जो है वो भी एक तरीके से वो भी जो है इसके वॉबल होने पे क्रिएट एक तरीके से इम्पैक्ट करता है। सीजनल चेंजेस होती हैं, वेदर होती हैं, इन सारी चीज़ों का जो है एक कंट्रीब्यूशन रहता है अर्थ के एक्सिस वॉबल होने पे, ठीक है, हिलने डुलना, राइट। मैं बहुत ज्यादा हिल डुल रही। अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली यहाँ पर ये चीज है कि वाटर को लेकर कि वाटर जो है वो बेसिकली किस तरीके से इफेक्ट करता है अर्थ के रोटेशन पे, ठीक है। ये जो है ये नोन फैक्ट है कि जो वाटर है वो बेसिकली इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है अर्थ के रोटेशन पे, ठीक है, ये अफेक्ट करता है। Previous studies have shown how water around the world contributes the axis wobble. कि पूरी दुनिया में अगर सपोज ये है, ठीक है, आप लोग जो है सब्जी लेने जाते होंगे तो आप सब देखते होंगे ना तराजू, ठीक है, तो उसमें जो है वो बेसिकली कोई चीज को रख करके तौल रहा होता है, राइट। यहाँ पे सामान अगर ज्यादा हो गया तो ये इस तरीके से हो जाएगी, राइट। वहीं पे अगर बैलेंस रहेगा तो वो वैसे ऐसे रहेगी, ओके। यहां सामान ज्यादा हो गया तो ये ऐसे हो जाएगी, राइट। तो वही केस जो है वो यहां पर भी हो रहा है, राइट। तो ग्राउंड वाटर्स एक्सट्रैक्शंस रोल इन एक्सिस मूवमेंट वाज नॉट कंसीडर्ड अंटिल नाउ। हमको ये जरूर पता था कि वाटर होने की वजह से जो है इसके अर्थ के ऊपर कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसके एक्सिस पे इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज अब हमें अभी पता चल रही है। वो भी तब पता चल रही है जबकि दिक्कतें कुछ क्रिएट हो सकती हैं, है ना, क्योंकि उसके एक्सिस, इसका जो एक्सिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका सीजन एंड ऑल डिफरेंट प्लेसेस के जो है सीजन्स, वेदर्स जो है वो बेसिकली इम्पैक्ट, वेदर नहीं बेसिकली सीजन जो है इम्पैक्ट होता है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज जो है बेसिकली लिंक करी थी, ठीक है। इन्होंने बिल्ड किया दैट द साइंटिस्ट बिल्ट अ क्लाइमेट मॉडल लिंकिंग एक्सिस शिफ्ट विद द
वाटर मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट से जो है इन्होंने अर्थ की एक्सिस के शिफ्ट होने को लिंक किया। एंड ये जो मेटल है, ये जो मॉडल इन्होंने बनाया था, इट ओनली मैच द ऑब्जर्व्ड एक्सिस ड्रिफ्ट व्हेन ग्राउंड वाटर वाज इंक्लूडेड। अब ये सारी चीजें इन्होंने फैक्टर में बेसिकली ली थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने ग्राउंड वाटर का ये जो फैक्टर इसमें इंक्लूड किया, तो देन ओनली दे गेट टू नो कि अरे इसका तो बहुत बड़ा इंपैक्ट है अर्थ के एक्सिस में चेंज होने में, है ना। बहुत सारी चीजें इन्होंने उसमें इंक्लूड करी थी, जिसमें कि ये जब इंक्लूड किया इन्होंने, तब इसके बारे में इनको और ज्यादा जो है वो बेसिकली एक आइडिया लगा, ठीक है, कि भाई ये तो जो है ये खेला हो गया और ये तो हम ह्यूमंस की वजह से, अगेन एज आई टेल यू, है ना, मैं अपने क्लासेस में हमेशा ये कहती हूँ कि जो सारी प्रॉब्लम की जड़ हम ही है, हम इंसान ही है, हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाद में हम ही सोल्यूशन ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि भाई कुछ तो सोल्यूशन हो जाए करके इसका, है ना। राइट, ग्राउंड वाटर्स इम्पैक्ट ऑन सी लेवल। अब सी लेवल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ग्राउंड वाटर जो हम पंप कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, 2150 बिलियन टन, जो कि 1993 से 2010 के बीच में जो है इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन बेसिकली इंक्रीज हो गया है। वी हैव एक्सट्रैक्टेड दिस मच ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर 2150 बिलियन टन। ओ गॉड, ये जो ग्राउंड वाटर है इट एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सी लेवल राइज ऑफ 6.24 millimeter. Groundwater depletion affects the axis drift and mid latitude areas are most impacted one. Mid latitude area जो है वो basically ज्यादा impacted है ये ground water के extraction की वजह से, and apart from that sea level भी increase हो, sea level जो है वो भी rise हो रही है। sea level तो वैसे ही rise हो रही है because of the global warming। उसके बाद जो है आप धरती से भी पानी निकाल ले रहे हो, वो भी तो जा रही है ना कहीं पे, है ना। आप नहा रहे हो, ग्राउंड वाटर की जो है उससे यूज कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बाकी घर के काम कर रहे हो। सबमर्सिबल कितने सारे लोगों के घर में आज भी लगी हुई है, सप्लाई की वाटर कितनों के घर में आती है ना। तो सप्लाई की वाटर आ भी रही है तो वह कहाँ से आ रही है, वो भी तो एक मैटर है। खैर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो ये जो सी लेवल जो राइज हो रहा है उसके पीछे एक रीजन ये जो ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से 6.24 मिलीमीटर जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो गया है ग्राउंड वाटर का, राइट। ये चीज है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन स्पेसिफिक रीजन। अब स्पेसिफिक रीजन्स की अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन किस हिसाब से हो रहा है, तो पहला तो देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जो है इन्होंने सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा है जब ग्राउंड वाटर की बात आती है तो, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रीडिस्ट्रीब्यूशन इज हैज बीन ऑब्जर्व्ड ओवर देयर। मिड लैटिट्यूड रीजन्स सच एज दीज हैव द मोस्ट अफेक्ट ऑन द एक्सिस ड्रिफ्ट। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है और जो वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है, दे हैव एक्सपीरियंस्ड सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। अब ये कह रहे कि ये जो कुछ रीजन्स हैं उनकी वजह से अर्थ के एक्सिस के ऊपर जो है वो बेसिकली उसके टिल्ट के ऊपर जो है बेसिकली असर डाल रहा है। एंड इंडिया का तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वहां से काफी सारे जो है वाटर एक्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं। पंजाब का इशू आप देख लीजिए, है ना। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया, ग्राउंड वाटर जो डिप्लीशन है इंडिया में वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। गांव में जाकर के देखिए, लोग कहते हैं शहरों में पानी कम खर्चा करो, ठीक है शहरों में भी करिए, लेकिन गांव में जाकर जरा देखिए, गांव में भी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा बेफालतू का पानी जो है वो खर्चा करते हैं, सिर्फ खेती में ही नहीं अपने पर्सनल यूसेज में भी। वो जो एक बाल्टी में नहा सकते हैं वो 4-4 बाल्टी के पानी लेकर के नहा रहे हैं। तो दैट इज समथिंग, वो एक तरीके से गलत एक मिस यूज हो रहा है वाटर का। About 95% of the groundwater extracted in India is used for the agricultural irrigation. So ये जो कंसर्न है इसको डील करना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही जो है जरूरी है। अब इससे रिलेटेड एक मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको प्लीज ट्राई टू राइट डाउन, इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under the depleting scenario। 2020 का सवाल है ये, ठीक है। 2020 में ही एक और सवाल आया हुआ था।
What are the salient features of Jal Shakti Abhiyan which was launched by the government of India for water conservation and water security? बहुत ही मेजर इशू है वाटर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको ये वाटर से रिलेटेड है, इसको अपना जरूर लिखिएगा, ठीक है। नाउ एक प्रीवियस क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला सवाल कह रहा है, पहला जो पॉइंट है इसमें है, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। Second point is that it is a global initiative launched under the aegis of the WHO and the World Bank. Third is it aims to enable the poor people to meet their water needs without depending on the subsidies. आपको बताने हैं कि इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं। ये PYQ का है, ठीक है। इसमें जो आंसर है दैट इज ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट, 1 एंड थर्ड जो है, ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर सही है, ठीक है। ये जो हमारा पहला और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है, दूसरा इनकरेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव है water.org का, ठीक है। ORG ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, एंड इट प्रोवाइड्स, इट वर्क्स टुवर्ड्स दिस वाटर एंड दैट ऑफ द सैनिटेशन वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए जो है ये बेसिकली काम करता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर से इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है यहाँ पर, एंड यहाँ पे ये चीज है कि आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोलिथिक एरा का रॉक पेंटिंग मिला है आंध्रा में। आंध्रा का जो गुंटूर एरिया है वहां पे ये मिला है। सो हियर यू कैन सी रॉक पेंटिंग जो है ये मिली है, विच इज क्वाइट गुड, ब्यूटिफुल, राइट, ऑब्वियसली सुंदर है। सो ये जो है बेसिकली मिला है हमको साउथ में, गुंटूर में ये चीज मिली है। प्री हिस्टोरिक है ये, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है। प्री हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, सो प्री हिस्टोरिक क्या होता है? देखिए, हिस्ट्री वो चीज है जिसके बारे में आपको रिटन एविडेंस कहीं ना कहीं से मिल रही है। प्री हिस्टोरिक वो चीजें हैं जहां पे आपको रिटन चीजें नहीं मिल रही हैं, बल्कि आप उन चीजों को क्या कर रहे हो, गेस कर रहे हो, ठीक है। आप चीजों को रिलेट कर रहे हो, उसको स्टडी कर रहे हो, आपका जो भी लॉजिक है वो सारी लॉजिक्स को अप्लाई कर रहे हो, एंड देन यू आर रीचिंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, राइट। तो रिटन एविडेंस बेसिकली वहां पर नहीं है, तो वो सारी चीजें हो रही हैं, तो उस सिनारियो में वो प्री हिस्टोरिक हो गया। तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग जो है ये मिला है, ठीक है। एंड ये वी डिस्कवर दिस रॉक पेंटिंग on the walls and ceilings of natural rock shelters on Hillock. These shelters were identified as dwelling places for prehistoric humans who lived in this particular area. ये जो rock painting मिली है, इसको estimate किया गया है कि ये Mesolithic age का है and roughly around 5000 BCE, ठीक है। 5000 BCE के टाइम पीरियड का है ये। यहाँ पर बेसिकली किस तरीके के जो कलर्स है उसका यूज हुआ है, तो ये जो पेंटिंग है इसको यूज किया गया है नेचुरल व्हाइट, काओलिन एंड रेड ऑकर पिगमेंट्स को यूज करके इस चीज को किया गया है। एंड द पेंटिंग्स हैव बीन डैमेज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू एयर एंड विंड, बट सम स्केचेस एंड आउटलाइंस रिमेन इंटैक्ट। तो हमको ये चीज तो नहीं जाननी है, बट हाँ हमको ये चीज जरूर जानना है कि नेचुरल व्हाइट और काओलिन एंड रेड ऑकर पिगमेंट्स के द्वारा जो है बेसिकली इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। अब इसका जो है बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, ये डिस्कवरी होने की वजह से ये पता चल रहा है कि ये जो सोशल लाइफ है, इट शेड्स लाइट ऑन द सोशल लाइफ एंड कल्चर ऑफ द प्री हिस्टोरिक कम्युनिटी दैट बेसिकली इनहैबिटेड ओवर देयर इन द सदर्न रीजन में जो है ये रह रहे थे। द प्रेजेंस ऑफ अ फिगर टिलिंग लैंड सजेस्ट द सेमी सेटल्ड लाइफ पैटर्न एंड कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी। सो बेसिकली ये जो आपको पेंटिंग मिली है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि आप जो है लैंड टिल कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये चीज हो रही है कि शायद हो सकता है इस टाइम में सेटलमेंट वाला जो सीन है वो बेसिकली स्टार्ट हो गया होगा। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली सजेस्ट ओवर हियर, ठीक है। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, इट इज रिलेटेड टू दी India's drug policy. So India's regulators must ensure quality and safety of the drugs, that is of the
मेडिसिन। सो कल के न्यूज़पेपर में ये चीज़ आया होता कि श्रीलंका में कुछ लोगों की डेथ हो गई, तो उनकी आईज जो है वो डैमेज हो गई थी, कुछ लोगों के हेल्थ इश्यू हो गया था बिकॉज ऑफ द मेडिसिन जो कि इंडिया से दी गई थी उनको, वो मेडिसिन की वजह से। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो हाईलाइटेड हो गई, ऑब्वियसली बात है इंडिया इन्वॉल्व है, एंड ऐसे ही कुछ केसेस जो हैं अफ्रीका में भी देखने के लिए मिले थे, तो इस वजह से ये केस जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कल इस चीज को जो टॉपिक को कवर करना जरूरी नहीं था क्योंकि उस टाइप की इंफॉर्मेशन उसमें और कुछ डिटेलिंग नहीं थी। आज जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी इशू को जो है रेस किया गया है, सेफ्टी फर्स्ट, एंड यहाँ पर जो है हमको ये जो WHO है वो बेसिकली यहाँ पे कंसर्न शो कर रहा है। सो WHO ने ये चीज फाइंड किया है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो अभी सामने हाल फिलहाल में आए हैं, तो WHO ने कंसर्न एक रेज किया है कि लास्ट ईयर अक्टूबर में भी इस तरीके के केस हुआ था कि 70 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी गाम्बिया में, एंड उन्होंने जो है कफ सिरप इंडिया का जो कफ सिरप था वो बेसिकली कंज्यूम किया था, तो उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। ठीक है, सिमिलर इंसिडेंट्स अकर्ड इन उज्बेकिस्तान, मार्शल आइलैंड्स एंड दैट ऑफ द माइक्रोनेशिया। तो इन सारी जगहों पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हुई थी जहां पर कुछ लोगों की डेथ हो गई थी इंडिया के ही मेडिसिन की वजह से। सो इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से जो है इंडिया का जो फार्मेसी है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एंड वो क्वेश्चन मार्क बहुत ही बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क होता है। समझ रहे हैं ना विनोद, कितना बड़ा जो है इशू है यहाँ पे। कंटैमिनेटेड ड्रग्स, यहाँ पे तो ये जो इशू है कंटैमिनेटेड ड्रग्स का है बेसिकली। ठीक है, राइट। सो कंटैमिनेटेड ड्रग्स, अभी ये चीज पता चला कि कफ जो है इसमें डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल ये दोनों ही जो है टॉक्सिक केमिकल्स हैं। दवाई में ही टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हैं वो डाले हुए हैं इन लोगों ने, इमेजिन, इस तरीके की चीजें हैं। सो दीज केमिकल्स हैव लेड टू पॉइजनिंग इंसिडेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया ओवर द इयर्स। सो वी नीड टू चेक ऑन दीज बेसिकली थिंग्स कि जो रेगुलेटरी है इंडिया की उनको जो है थोड़ा ज्यादा सीरियस होने की यहाँ पे ज्यादा जरूरत है। इंडिया के की प्रोविजंस जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में बेसिकली दिए हुए हैं। रेगुलेटरी कंट्रोल, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू रेगुलेट दीज थिंग्स, टू कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स इन इंडिया। ठीक है, सेल से भी रिलेटेड है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मैन्युफैक्चर एंड उसके इंपोर्ट से रिलेटेड है, इसका काम ये है। पनिशमेंट क्या दिया हुआ है सब स्टैंडर्ड ड्रग्स के लिए, ये पनिशेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। दिस थिंग कि अगर जो है आप गलत तरीके के ड्रग्स जो है दवाइयां जो है वो बेसिकली बेचते हैं। सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैव द पोटेंशियल टू हार्म पेशेंट्स विच इज एक्चुअली गोइंग ऑन। अभी हमने जस्ट एग्जाम्पल देखा, गाम्बिया का देखा एंड दैट ऑफ द श्रीलंका ऑल्सो। ओके, तो ये हार्म कर सकते हैं, इसलिए इसको जो है पनिशेबल ऑफेंस के अंडर इसको डाला गया है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है CDSCO, the act, this particular act of 1940, it basically establishes this organization, ये जो organization है इसको establish करता है in this act only, and it plays a key role in regulating the drugs and that of the cosmetics in India. इसके अलावा जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है इन ऑर्डर टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड दैट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। जो स्टेट्स हैं उनको अपने ही स्टेट्स में, ये जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको अपने ही स्टेट्स में इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा आता है ड्रग इंस्पेक्टर्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ये जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एट दैट ऑफ द ग्राउंड लेवल। कि आप जो चेकिंग करने जा रहे हैं तो देखिए मेडिसिन सही है कि नहीं,
है ना। तो जो मेडिसिन हैं वो बेसिकली एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन, अभी न्यूज़ में, आज ही के न्यूज़पेपर में आप देखिएगा, जो एम्बुलेंस है बिहार की, उसमें ऑक्सीजन नहीं है एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, एंड उसके अलावा उसमें एक्सपायर्ड मेडिसिन रखे हुए हैं एम्बुलेंस में। इमेजिन द काइंड ऑफ सिचुएशन ओवर हियर इन इंडिया, और हम किस तरीके की चीजें जो प्रॉमिस कर रहे हैं बाहर देश में। तो यहाँ पे ये जो कंसर्न रेज किया है WHO ने, तो ये गलत नहीं है। एंड हम लोग जो इंडिया में बेसिकली काम क्या करते हैं कि कभी कुछ हुआ, जुकाम खांसी है ना, एंड बुखार हो गया, कुछ भी जब तक सीरियस नहीं हो तब तक हम लोग जाएंगे दुकान में, जा करके वहां से दवाई ले लेते हैं विदाउट डॉक्टर को दिखाए एंड ऑल। एंड डॉक्टर लोग भी आजकल क्या करते हैं, लॉट मेनी पीपल, है ना। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हो गई है कि एक नेक्सस टाइप बन गया है कि आप हमारी दवाई बेचिए, आप हमारी दवाई को रेकमेंड करिए तो आपको जो है इतना कमीशन मिलेगा। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट द ग्राउंड लेवल। व्हाई टू फील शाय टू शेयर ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल। सो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली यहाँ पर इंडिया में हो रही हैं। है, तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया था, सो दैट वाज रिलेटेड टू द रेफ्यूजी, जो कि आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारा जो पूरा वर्ल्ड का जिस तरीके से सिचुएशन हो गया है, एंड एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग यूक्रेन में, अफगानिस्तान में, सीरिया में, है ना, इस टाइप की जो चीज़ें हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को समझना, राइट। So I hope you like the session. See you in the next class, that is of the MCQs. Bye bye, take care and have a great time.